हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपको एवरीवन वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो और आप अच्छे से समझ के पढ़ पाइएगा। ठीक है। एनसीईआरटी 8 क्लास हिस्ट्री 7th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। एवरीवन, महिलाएं, जाति एवं सुधार को थोड़ा समझ लेते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। फिर हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस अध्याय में निम्नलिखित प्रमुख बातें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी थी एवरीवन कि बहुत जरूरी था, महिलाओं के लिए, सुधार के लिए बहुत जरूरी था। ये अध्याय हमें ये बताता है, यह चैप्टर हमें ये बताता है कि भारत में समाज सुधार आंदोलनों के दौरान महिलाओं और निचली जातियों के लिए कैसे अधिकारों की मांग की गई और कैसे समाज में बदलाव लाने की कोशिश की गई। सबसे पहले महिलाओं की स्थिति पे ध्यान दिया गया। पहले के समय में महिलाओं की शिक्षा, शादी, अधिकार जैसे मुद्दों पर सुधार की जरूरत थी, ठीक है। उसके बाद जातीय भेदभाव, निचली जाति के साथ अन्याय होता था और उसे दूर करने के लिए कई आंदोलन किए गए। ऐसे ही आज सबको हक नहीं प्राप्त है। उसके बाद समाज सुधार के लिए, जिसमें आए राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और पेरियार जैसे समाज सुधारकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कानूनों में बदलाव, जैसे सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार, बाल विवाह निषेध कानून आदि भी बनाए गए। और उसके बाद महिलाओं का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार। महिलाओं को स्कूल भेजने के लिए, उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए समाज सुधारकों ने बहुत आंदोलन किए और बहुत सपोर्ट किए थे। और एवरीवन, ये हम लोग ने पढ़ा इम्पोर्टेंट कीवर्ड, ठीक है, और उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी के अंदर भी बताया गया है। तो चलिए हम विस्तार से एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवार की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालय में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती है। कानून शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती है और चुनाव लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती और गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी चुन सकती। 2 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी और हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तथा महिलाओं की पराय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोग का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। कितनी दकियानुसी बातें पहले फैली हुई थी। समाज में सिर्फ स्त्रियों पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जाति भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे और इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आए थे। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी
जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़े इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने और स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्ज का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोगों भी उन चीजों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था और उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसे कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर वे भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। उसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपराएं के खिलाफ है। से कुंडों पर झूलने का त्योहार। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाज और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इसी त्योहार की खासतौर से आलोचना की गई। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। राम मोहन राय का कहना है, सुनते हैं थोड़ा समर्थक और विरोधी के बाद। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। ये सती समर्थक की बात है, ठीक है।
औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती है। उनमें से बहुत सारी खुद की अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसीलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। वहीं सती विरोधी में आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों का ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे असम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कामतर कैसे कह सकते हो? ये समर्थक और विरोधी के बीच बातचीत सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ गतिविधि के बारे में इसको पढ़ते हैं। ये संवाद 175 साल से भी ज्यादा पहले के। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखे देखें कि तब और अब की दलीलों में क्या फर्क आया है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, और उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज के सपना करने वाली स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध कर रहे थे। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। आर्य समाज वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एवरीवन, ठीक है। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाएं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी और इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिला को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी।
20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लाने लगी थी। इनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी और वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, इससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। बीसवीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांग का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन किया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। एवरीवन, सेकेंड पार्ट यहीं तक रहने देते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एवरीवन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ऐसे ही इतिहास को समझते हैं आसान भाषा में, थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको समझा दिया जाएगा, फिर एनसीईआरटी में क्या है वो समझा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही है या कुछ क्वेश्चन है, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।